एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको क्या लगता है एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, डेटा सेंटर कंपनीज? ये सारे जवाब सही तो हैं, लेकिन एक और नाम है जो ऑलमोस्ट कभी इस लिस्ट में आता ही नहीं है, वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन ये सुनो, चाहे एआई हो, ईवी हो, डेटा सेंटर्स हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सबको पावर देने के लिए एक चीज़ हर जगह कॉमन है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनविजिबल नेटवर्क पर डिपेंड करता है, दैट इज वायर्स एंड केबल्स। आज के वीडियो में हम इसी बोरिंग इंडस्ट्री की स्टोरी समझेंगे, क्यों ये एक साइलेंट स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, इस सेक्टर के लीडिंग कंपनीज का क्या कहना है, ये भी हम समझेंगे उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री से, और इस सेगमेंट के क्या रिस्क हैं ये भी देखेंगे। बेसिकली वो सब जो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होना चाहिए, वो सब हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। एक चीज़ सोचो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट्री चलानी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हॉस्पिटल रन करना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। डेटा सेंटर ऑपरेट करना है, ईवी चार्ज करनी है, या फिर एआई मॉडल ट्रेन करना है, सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की फाउंडेशन है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक हर साल एवरेज 3.5% से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अब इसके मेजर ड्राइवर्स क्या हैं? राइजिंग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज़, ईवीज का अडॉप्शन, एयर कंडीशनिंग डिमांड का इंक्रीज और डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिड एक्सपेंशन। ये सब ट्रेंड्स एक साथ आ रहे हैं और इंडिया में ये स्टोरी और भी कंपेलिंग है। पिछले एक डेकेड में इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1.16 लाख करोड़ यूनिट से बढ़कर 1.82 लाख करोड़ यूनिट्स तक पहुंच चुका है और टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 305 गीगावाट से एक्सपैंड होकर 475 गीगावाट तक आ गई है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सिर्फ पहला स्टेप है। उस इलेक्ट्रिसिटी को सेफली और एफिशिएंटली हर फैक्ट्री, हर घर, हर डेटा सेंटर तक पहुँचाना वो इक्वली इम्पॉर्टेंट काम है। और ये काम कौन करता है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वायर्स और केबल्स। हर ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है केबल्स का, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यही वजह है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती है तो केबल्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अब चलिए देखते हैं इस इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा है। मॉडर्न इंटेलिजेंस के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया का वायर्स एंड केबल्स मार्केट 2025 में रफली $21 बिलियन का है और नेक्स्ट डेकेड में ये $35 बिलियन तक ग्रो कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री अब एक लार्ज स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी फेज में एंटर कर रही है, जिसका साइज रफली 1.9 ट्रिलियन रुपीस एस्टिमेट किया जा रहा है। और अगर शेयर प्राइसेस देखो तो पॉलीकैब इंडिया, केवीआई इंडस्ट्रीज और आरआर केबल जैसे कंपनीज ने पिछले 5 सालों में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लेकिन रिटर्न्स की स्टोरी से पहले इंडस्ट्री की स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर स्टोरी समझता है वही रिटर्न्स भी बेटर समझता है। तो चलिए एक बार इस डिमांड के हर ड्राइवर को समझते हैं। ड्राइवर नंबर 1 है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स। इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी रिलेटिवली लेट स्टार्ट हुई। इंडिपेंडेंस के बाद भी डेकेड्स तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्लो रहा। काफ़ी गांव और घर बिना बिजली के थे, लेकिन लास्ट डेकेड में गवर्नमेंट ने अग्रेसिव पॉलिसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए। सौभाग्य स्कीम, जिसका ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इस स्कीम के अंडर लगभग 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। फिर आया RDSS यानी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसके अंडर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जा रहा है और रिमेनिंग हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। और PM जनमन इनिशिएटिव के अंडर भी 1.24 लाख हाउस होल्ड्स के ऑन ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन को अप्रूवल दिया गया है। अब सोचो, जब इतने करोड़ हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया जा रहा है तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये सीधा केबल डिमांड क्रिएट करता है। ड्राइवर नंबर 2 है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्लान वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में से एक है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अचीव करना। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल है जो कई लोग मिस कर जाते हैं। बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे कि सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स मोस्टली रिमोट रीजन्स में लोकेटेड होते हैं, राजस्थान के डेजर्ट्स में, कोस्टल एरियाज में, फार अवे फ्रॉम द सिटीज। उस इलेक्ट्रिसिटी को नेशनल ग्रिड तक कनेक्ट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन केबल्स चाहिए। थर्मल पावर प्लांट्स के साथ भी यही सेम इशू है, वो भी मोस्टली आउटस्कर्ट्स में बनते हैं।
तो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन सिर्फ पैनल्स और टर्बाइंस की स्टोरी नहीं है, ये भी केबल्स की स्टोरी है। ड्राइवर नंबर 3 है डेटा सेंटर्स। अब आते हैं डेटा सेंटर्स पर, और ये ड्राइवर शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। इंडिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी नेक्स्ट डेकेड में शार्पली इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड है। एस्टीमेट सजेस्ट करते हैं कि 2035 तक इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी रफली 14 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अब डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वर्स, कूलिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक और लेयर है, डेटा सेंटर्स के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का रोल भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एआई वर्कलोड्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर्स के बीच एक्सट्रीमली हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑप्टिकल फाइबर से ही पॉसिबल होती है। इस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करते हुए मेटा ने रिसेंटली कॉर्निंग के साथ $6 बिलियन तक का डील साइन किया है एआई डेटा सेंटर्स के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल सप्लाई करने का। $6 बिलियन सिर्फ एक डील, सिर्फ केबल्स के लिए। ये बताता है कि डेटा सेंटर बूम और केबल्स डिमांड कितनी क्लोजली लिंक्ड है। एक और स्ट्रक्चरल ड्राइवर है जो क्वाइटली बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडियन रेलवेज ने लास्ट फ्यू ईयर्स में अग्रेसिव इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट इंटायर ब्रॉड गेज नेटवर्क अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था और केबल्स इस पूरी एक्सरसाइज का एक क्रिटिकल कंपोनेंट थे। ड्राइवर नंबर 5 ईवीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवीज भी एक ग्रोइंग डिमांड सोर्स है। ईवीज को चार्ज करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशलाइज्ड पावर केबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन जैसे जैसे ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और केबल्स की डिमांड भी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट समझना जरूरी है जो इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। ट्रेडिशनली वायर्स और केबल्स डिमांड मोस्टली रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड होती थी, सिंपल बिल्डिंग वायर्स, लो वैल्यू प्रोडक्ट्स। लेकिन आज डिमांड में शिफ्ट हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज केबल्स चाहिए, डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड पावर और फाइबर केबल्स चाहिए, रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी ड्यूटी केबल्स चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए प्रेसिशन केबल्स चाहिए। ये सब हाई वैल्यू स्पेशलाइज्ड केबल्स हैं। मतलब इंडस्ट्री से वॉल्यूम में नहीं, वैल्यू में भी ग्रो कर रही है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो इंडस्ट्री को सिर्फ वॉल्यूम प्ले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ एक रिस्क समझना भी इंपॉर्टेंट है। वायर्स और केबल्स का कोर रॉ मटेरियल क्या है? कॉपर और एल्यूमिनियम, और कॉपर का शेयर पर्टिकुलरली हाई होता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कॉपर प्राइसेस शार्पली मूव करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 2025 में आरआर केबल के रिजल्ट्स में एक्सपेंसेस का इंक्रीज लार्जली कॉपर प्राइसेस की वजह से था, जहां कॉपर प्राइसेस रफली 6.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल काफी हद तक ग्लोबल मेटल प्राइस ट्रेंड से लिंक्ड होती है। जब रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, मार्जिन इंप्रूव होते हैं। जब कमोडिटी प्राइसेस वॉलेटाइल होती है तो अर्निंग्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। ये एक साइक्लिकल रिस्क है जो हर केबल इन्वेस्टर को समझना चाहिए। एक और रिस्क है कंपटीशन। जब कोई सेक्टर अट्रैक्टिव दिखता है तो नेचुरली नए एंट्रेंट्स आते हैं। वायर सेगमेंट में भी कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं। एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए एक रियल चैलेंज है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। ब्रांड रेपुटेशन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करने में सिग्निफिकेंट टाइम लगता है। केआई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी नए एंट्रेंट को स्केल अचीव करने में टिपिकली 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो कंपटीशन रिस्क रियल है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के लिए मोट भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, अब मैक्रो और पॉलिसी लेवल की बातें तो हो गई, अब देखते हैं कि खुद कंपनीज के मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं। केआई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने Q3 FY26 कॉन कॉल में कहा कि उन्हें केबल्स डिमांड में किसी भी मीनिंगफुल स्लोडाउन का सिग्नल नहीं दिख रहा है। उनके अकॉर्डिंग एनर्जी डिमांड इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड्स और डेटा सेंटर्स से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी कंटिन्यू हो रहे हैं। रिटेल सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। केबल्स और वायर्स के प्राइसेस हर 15 दिन में मेटल प्राइसेस के मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं। इसका मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट लार्जली कस्टमर्स तक पास थ्रू हो जाता है। ये मार्जिन प्रोटेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कंपटीशन में स्पेसिफिकली टोरेंट और सूर्या रोशनी जैसी कंपनीज वायर सेगमेंट में एंटर कर रही है। एक्सपोर्ट्स के बारे में कंपनी ग्रेजुअली यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपैंड करेगी। लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स का शेयर ओवरऑल सेल्स का 20% तक जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल अपडेट, सानंद फैसिलिटी के कमिश्निंग के बाद एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल होगी। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकती है।
अब चलिए पॉलीकैब की मैनेजमेंट कमेंट्री सुनते हैं। पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि वायर्स और केबल्स डिमांड का बेस काफी ब्रॉड है। गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स, रियल एस्टेट तीनों सेगमेंट से स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। वॉल्यूम टर्म्स में Q3 FY26 में डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल्स बिजनेस ने रफली 18% ग्रोथ रिकॉर्ड की है। ये हेल्दी अंडरलाइंग डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। डिमांड ड्राइवर्स का ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एप्लीकेशंस का कंट्रीब्यूशन रफली 30% है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रियल एस्टेट में सिर्फ प्रीमियम नहीं बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी पिकअप दिख रहा है। कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस में रीसेंट पीरियड में शार्प इन्फ्लेशन आया, जिससे कंपनी ने कॉस्ट इंक्रीज कस्टमर्स तक स्टैगर्ड मैनर में पास ऑन किया। इससे शॉर्ट टर्म मार्जिन्स पर प्रेशर आया, लेकिन डिमांड मोमेंटम प्रोटेक्ट हुआ है। चैनल बिहेवियर से भी डिमांड का आइडिया मिलता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स 30 दिन का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, लेकिन रीसेंट क्वार्टर में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की एंटिसिपेशन में चैनल इन्वेंट्री टेम्परेरीली 40 से 45 दिन तक इंक्रीज हो गई, रफली 10 से 15 दिन का एडिशनल स्टॉकिंग। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये प्री स्टॉकिंग ज्यादातर वायर्स कैटेगरी में थी, केबल्स में लिमिटेड थी और एक्चुअल अंडरलाइंग डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, जो सेकेंडरी और टर्शरी सेल से कंफर्म हो रहा है। चलिए लेट्स स्टेप बैक एंड कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्लोबली ग्रो कर रही है और इंडिया में तो ये ग्रोथ और भी स्ट्रक्चरल है और मल्टीपल ड्राइवर्स एक साथ आ रहे हैं और इन सब के साथ एक वैल्यू शिफ्ट भी हो रहा है बेसिक बिल्डिंग वायर से हाई वैल्यू स्पेशलाइज्ड केबल्स की तरफ। पर हाँ, रिस्क भी रियल है, कॉपर प्राइस वॉलेटिलिटी और कंपटीशन, लेकिन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के पास मोड भी है। ओवरऑल पिक्चर ये है कि वायर्स और केबल इंडस्ट्री क्वाइटली एक लॉन्ग ड्यूरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बन चुकी है। जिस चीज को हम बोरिंग समझते थे वो एक्चुअली मल्टीपल स्ट्रक्चरल मेगा ट्रेंड्स का इनविजिबल बैकबोन है। तो अगली बार जब कोई AI स्टॉक्स, EV स्टॉक्स या डेटा सेंटर स्टॉक्स की बात करे, ये भी याद रखना उन सबको पावर कौन देता है। वो इनविजिबल नेटवर्क जो दिखता नहीं है लेकिन हर जगह होता है, वायर्स एंड केबल्स। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स में बताओ क्या आपने पहले इस सेक्टर को सीरियसली कंसिडर किया था या ये एक नया एंगल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.